स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर कवर कर रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स और टॉपिक चल रहा है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो लास्ट क्लास में हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बड़ा डिटेल में बात किया कि हेलो एल्केन्स इस रिएक्शन को कैसे शो करते हैं और हेलो एरेन्स इस रिएक्शन के लिए लेस रिएक्टिविटी क्यों रखते हैं और भी उससे जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन हुआ। राइट, अब प्रश्न आता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को थोड़ा और डिटेल में जाके समझना। तो मैं एक कॉमन एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए ये 3 एल्काइल हैलाइड है CH3CH2Cl। द फर्स्ट एल्काइल हैलाइड CH3CHCl और CH3 और CH3CCl CH3 और CH3, इन तीनों की अगर रिएक्शन एक न्यूक्लियोफाइल A नेगेटिव के साथ कराई गई, ध्यान दीजिएगा, A नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल के साथ इन तीनों का रिएक्शन कराया गया। राइट, तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट क्या निकल के आया? लेबोरेटरी में क्या किया? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लिया, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड लिया और टर्सरी एल्काइल हैलाइड लिया। 3 एल्काइल हैलाइड ले लिए, दैट इज प्राइमरी, इट्स सेकेंडरी एंड इट टर्सरी एल्काइल हैलाइड। ये 3 एल्काइल हैलाइड लिए, तीनों को लेबोरेटरी में सेम न्यूक्लियोफाइल के साथ रखा गया और ये पाया गया कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड जो है वो इस केमिकल रिएक्शन को 5 मिनट में पूरा कर रहा है। जो प्रोडक्ट हुआ उसको एनालाइज किया गया, जो भी रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जैसे आपने कहीं देखा होगा कईयों में टर्बिडिटी बनता है, किसी रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज होगा, किसी रिएक्शन में गैस यूल होगा, सबके अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक हैं। दूसरी एल्काइल हैलाइड इसी A नेगेटिव के साथ मान लीजिए 2 मिनट के अंदर रिएक्शन कर रहा है और तीसरा एल्काइल हैलाइड इस रिएक्शन को मान लीजिए 2 सेकेंड में कंप्लीट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि टर्सरी एल्काइल हैलाइड इस रिएक्शन को, इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को A नेगेटिव Cl नेगेटिव को सब्स्टिट्यूट करेगा। टर्सरी फास्ट कर रहा है, सेकेंडरी उससे स्लो कर रहा है, प्राइमरी उससे स्लो कर रहा है। अब प्रश्न आता है कि इसको समझाना है कि आखिर टर्सरी फास्ट क्यों कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी हो चुकी केमिकल रिएक्शन को थ्योरेटिकली जस्टिफाई करना है और उसे जस्टिफाई करने का हमारे पास जो मेथड है वो है उस केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म। समझिए ध्यान से कि किस मैकेनिज्म किसे कहते हैं। किसी भी हो चुकी केमिकल रिएक्शन को थ्योरेटिकली जस्टिफाई करना है। और केमिस्ट्री में हम करते भी क्या है, किसी भी एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो चुकी चीज को थ्योरेटिकली जस्टिफाई करते हैं। राइट, जबकि फिजिक्स इसके बिल्कुल उलट होता है, वो किसी हो चुकी केमिकल चीज को मैथमेटिकली जस्टिफाई करता है। तो दोनों में यही एक बेसिक डिफरेंस चलता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग मैथमेटिक्स का सहारा लेते हैं लेकिन कम लेते हैं, थ्योरेटिकल चीज़ों का सहारा ज़्यादा लेते हैं। तो मेरा कंटेंट एक बार समझ लो, 3 एल्काइल हैलाइड दिया और तीनों की न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन कराया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट में ये बात निकल के सामने आई कि टर्सरी सबसे फास्ट रिएक्शन शो कर रहा है, सेकेंडरी और स्लो, प्राइमरी और स्लो। इसका मतलब ये हुआ कि टर्सरी फास्ट क्यों कर रहा है, सेकेंडरी स्लो क्यों कर रहा है और प्राइमरी और स्लो क्यों कर रहा है। इसके लिए हमें इस रिएक्शन का मैकेनिज्म समझना पड़ेगा कि आखिर ये रिएक्शन किस तरीके से हुई। और देखिए एक एग्जांपल, मान लीजिए हमारे पास हमने इन तीनों एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन B नेगेटिव के साथ भी कराई, B नेगेटिव के साथ भी कराई, B नेगेटिव के साथ, और एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि ये रिएक्शन 0.1 सेकेंड में कंप्लीट हो गई, ये रिएक्शन 2 मिनट में कंप्लीट हुई और ये रिएक्शन 10 मिनट में कंप्लीट हुई। मतलब ये निकल के आया कि प्राइमरी के अंदर फास्ट हुई, सेकेंडरी में और स्लो हुई, टर्सरी में और स्लो हुई। मतलब ये तो कुछ भी हो सकता है। तो ये तय करने वाले हम कौन होते हैं भाई? रिएक्शन खुद तय करती है, लेबोरेटरी की कंडीशंस तय करती हैं रिएक्शन स्लो होगी या फास्ट होगी। इसका मतलब ये हुआ कि हम तो सिर्फ क्या कर सकते हैं कि हमें कोई एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट मिले तो हम उसको थ्योरेटिकली जस्टिफाई करेंगे। हम लोग लेबोरेटरी में जाएंगे, 3 एल्काइल हैलाइड लेंगे, तीनों में A नेगेटिव डालेंगे
और करेक्टरिस्टिक्स देखते ही रिजल्ट लिखेंगे कि टर्सरी फास्ट कर रहा है, सेकेंडरी स्लो कर रहा है, प्राइमरी और स्लो कर रहा है। ये हमारा कंक्लूजन निकला उस रिएक्शन का, और अब हम उसको थ्योरेटिकली जस्टिफाई करेंगे थ्रो मैकेनिज्म, राइट। फिर हमने क्या किया, 3 एल्काइल हैलाइड लिए, उनमें बी नेगेटिव डाला तीनों के अंदर, और ये पाया कि प्राइमरी फास्ट कर रहा है, सेकेंडरी कर रहा है, टर्सरी कर रहा है। इसका मतलब इसको समझाने के लिए भी फिर हम क्या करेंगे, जो रिजल्ट हमने वहां देखा हम लोग मैकेनिज्म का सहारा लेंगे, राइट। अब प्रश्न ये आता है कि, और मैंने क्लियर भी कर दिया कि मैकेनिज्म कह किसको रहा हूं मैं, किसी भी हो चुकी केमिकल रिएक्शन जिसके एक्सपेरिमेंटल डाटा आपके सामने क्लियर हैं, राइट। आपको पता है रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, काइनेटिक्स क्या कहता है, कौन फास्ट बनेगा कौन स्लो बनेगा, क्योंकि ये सब चीजें लेबोरेटरी में बहुत इजीली तय हो जाती हैं, ठीक है। तो उस हो चुकी केमिकल रिएक्शन को थ्योरेटिकली जस्टिफाई करना है, और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उस रिएक्शन का मैकेनिज्म। दूसरा चीज आप एक बड़ा इंटरेस्टिंग इन 2 एग्जांपल्स में देखोगे कि आप हमारे पास जो एग्जांपल्स लेके चले, एक केस में टर्सरी अल्काइल हैलाइड बहुत फास्ट रिएक्शन शो कर रहा है, और दूसरे केस में टर्सरी अल्काइल हैलाइड बहुत स्लो रिएक्शन शो कर रहा है। बोलो, टर्सरी बहुत स्लो कर रहा है, फर्क आया है या नहीं आया? इसका मतलब कि इस रिएक्शन का पाथ अलग है। पहले वाली रिएक्शन अगर ए नेगेटिव के साथ हो रही है तो उसका पाथ डिफरेंट है, वो अलग रास्ते को फॉलो कर रही है, उसका मैकेनिज्म भी अलग होगा। जबकि दूसरी तरफ सेकंड रिएक्शन बी नेगेटिव के साथ हुआ तो टर्सरी जो है वो सबसे स्लो कर रहा है। इसका मतलब इस रिएक्शन का पाथ बिल्कुल अलग है। ये बिल्कुल वैसी सी कहानी है कि एक बिल्डिंग पर चढ़ने के लिए आप लोग डिफरेंट पाथ को फॉलो करो। आप लोग स्टेयर से जाइए, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आप लोग रस्सा बांधिए पूरा और उस रस्से के ऊपर लटकिए, आप लोग लिफ्ट का सहारा लीजिए। एक ही जगह से शुरू हुए, एक ही जगह पहुंचना है, लेकिन पाथ आप सबका डिफरेंट है। तो आज का जो हमारा कहानी है वो है मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और मैकेनिज्म शुरू करने से पहले आप लोग सभी स्टूडेंट दिमाग में एक बात बिठा लें कि हम और आप कोई नहीं होते हैं ये तय करने वाले कि कौन सी रिएक्शन स्लो होगी कौन सी फास्ट होगी। रिएक्शन लेबोरेटरी में कंडक्ट होगी, एक स्पेसिफिक रेट से होगी, हमें पता चलेगा वो फास्ट हुई, हम उसका थ्योरेटिकल मैकेनिज्म लिखेंगे। हमें पता चलेगा कि वो बहुत स्लो हुई, हम उसका थ्योरेटिकल मैकेनिज्म लिखेंगे। क्लियर हो गया? तो मैकेनिज्म किसी भी हो चुकी केमिकल रिएक्शन को थ्योरेटिकली जस्टिफाई करना है, राइट। और उसको हम लोग यहां जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ सूटेबल मैकेनिज्म। अब हमारा प्रश्न है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्काइल हैलाइड की होती है बेटा, तो बहुत बार ऐसा देखने में मिलता है कि टर्सरी एल्काइल हैलाइड बहुत फास्ट रिएक्शन शो करते हैं। बहुत बार ऐसा देखने में मिलता है कि टर्सरी एल्काइल हैलाइड फास्ट रिएक्शन करते हैं और प्राइमरी बड़ा स्लो करते हैं। और बहुत बार ऐसा रिजल्ट आता है कि प्राइमरी बड़ा फास्ट करते हैं और टर्सरी बड़ा स्लो करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस बात को समझाने का मैकेनिज्म अलग है। क्लियर हो गया? और इस बात को समझाने का मैकेनिज्म अलग है। मैकेनिज्म नंबर 1 हमें यह समझाएगा कि टर्सरी फास्ट क्यों करता है। मैकेनिज्म नंबर 2 हमें यह समझाएगा कि प्राइमरी फास्ट क्यों करता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब भी लेबोरेटरी में कंडक्ट कराई जाती है, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई एक प्रोडक्ट रिएक्टेंट फास्ट रिएक्शन शो करता है, जबकि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई दूसरा रिएक्टेंट उस रिएक्शन को फास्ट शो करता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जैसा मैंने पहले एग्जांपल में बताया कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी 3 एल्काइल हैलाइड लिए, किसी एक केस में यह पता चला कि प्राइमरी फास्ट है और टर्सरी स्लोवेस्ट है। किसी अगले केस की रिएक्शन में यह पता चला कि प्राइमरी स्लोवेस्ट है और ये फास्ट है। इसका मतलब इनके अलग अलग मैकेनिज्म्स के ऊपर हम लोगों को बात करना है। अब समझिए कहानी क्या है। यहां से आप लोगों का टॉपिक शुरू होता है, तो आपके दिमाग में टॉपिक पढ़ने से पहले क्लियर होना चाहिए कि पढ़ने क्या वाले हो। कई बार स्टूडेंट पता है क्या है, टॉपिक पढ़ लेता है, उसको यही नहीं पता होता कि उसको पढ़ना क्या है। वो कहता है जी इसमें ये फास्ट हुआ, थ्योरेटिकली तय करता है। वो नहीं, थ्योरेटिकली तय नहीं करना, थ्योरेटिकली जस्टिफाई करना है। दिमाग में फिट बिठा लीजिए, थ्योरेटिकली तय नहीं होता,
ठीक है, आपको थ्योरेटिकली क्या करना होता है, आपको क्वेश्चन ये मिलेगा कि अगर रिएक्शन इस मैकेनिज्म को फॉलो करे तो कौन फास्ट रिएक्शन शो करेगा। समझ में आया या नहीं आया? जैसे छोटा सा एग्जांपल है कि एक बंदर है और एक व्यक्ति है और आपको टॉप फ्लोर पे पहुंचना है और ये कहा जाए कि अगर दीवारों पे जंप लगाकर चढ़ना है, दीवारों के ऊपर से चढ़ के ऊपर जाना है, तो कौन जल्दी जाएगा? आप लोग थ्योरेटिकली जस्टिफाई करोगे कि बंदर जल्दी जाएगा। क्योंकि अगर कहा जाए कि लिफ्ट से जाना है तो आप कहोगे बंदर तो फिर इतना माइंड नहीं है कि उसको लिफ्ट का रास्ता पता हो, वो एरो को पढ़ पाए, जगह जगह साइन बोर्ड लगे होते हैं लिफ्ट, तो फिर आप लोग जस्टिफाई करोगे कि ये ऊपर जाएगा। दोनों जा सकते हैं। एक किसी केस के अंदर अगर बंदर ऊपर चला गया तो आप बंदर को ऊपर जाने को जस्टिफाई करोगे कि उसकी क्लाइंबिंग पावर जो है वो ज्यादा है, राइट। अगर व्यक्ति ऊपर जल्दी पहुंच रहा है तो फिर आप व्यक्ति के पाथ को जस्टिफाई करोगे कि वो साइन बोर्ड को पढ़ पा रहा है, समझा गया, उसको पता है कि कौन से बटन को पुश करना है जिससे लिफ्ट के डोर्स ओपन होंगे। तो ये सभी चीजें, उसको अंदर जाकर भी बटन को पुश करना है कि उसे इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे जाना है, ये सब सिग्नल्स जो है वो एजुकेशन की वजह से, नॉलेज की वजह से इस व्यक्ति के अंदर ज्यादा मिलेंगे। तो आप लोगों को पाथ के बारे में थोड़ा आइडिया क्लियर हुआ, राइट। अब समझते हैं कहानी। अब तक की कहानी सिर्फ इतना समझाने के लिए था कि आप मैकेनिज्म को किस नजरिए से देखोगे। अब समझिए ध्यान से, कंसेप्ट चल रहा है बच्चों हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है बेटा, वो दो पाथ को फॉलो करती है। दो अलग अलग पाथ हैं। मान लीजिए मैं एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिख रहा हूं CH3Cl, और इसकी रिएक्शन में लिख रहा हूं किसके साथ? A नेगेटिव के साथ। तो आप कहोगे जी प्रोडक्ट हो गया CH3A प्लस Cl नेगेटिव। अब इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को दो अलग अलग पाथ से समझाया गया है, राइट। और वो दो अलग अलग पाथ कौन कौन से हैं समझिए ध्यान से। पहला पाथ ये कहता है भाई कि ये जो रिएक्टेंट है CH3Cl, ये अपने क्लोरीन को बाहर निकालेगा और कार्बोकैटायन बनाएगा। सो A नेगेटिव कार्बोकैटायन बनाएगा। और फिर जो कार्बोकैटायन है वो अपने साथ Cl नेगेटिव था, जो दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है उसको जोड़ देगा CH3A। रिएक्शन दो स्टेप में हो रही है। पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बन रहा है, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक कर रहा है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, और केमिकल रिएक्शन हो गई। बाकी बातें 2 मिनट बाद। जबकि दूसरी तरफ दूसरा पाथ ये कहता है कि ये मान लीजिए कोई भी एल्काइल हैलाइड है CH3Cl, और सबको पता है बेटा कि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड स्लाइटली पोलर बॉन्ड है, स्लाइटली नेगेटिव और स्लाइटली पॉजिटिव, और इस पर अटैक करना है किसको? A नेगेटिव को। अब ये भी तय है कि A नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा? A नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। जैसे ही A नेगेटिव इस कार्बन पर अटैक करेगा, क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकलने की कोशिश करेगा और स्थिति क्या आ जाएगी? एक इंटरमीडिएट बनेगा। पहले में तो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बना था कि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लगभग टूट गया है और कार्बन और A के बीच में लगभग बॉन्ड बन गया है। और फिर क्या होगा कि CH और H A जुड़ जाएगा और आपका Cl नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। ये दो अलग अलग पाथ हैं जिन पाथ को फॉलो करते हुए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। वो या तो पहले कार्बोकैटायन बनाएगी और फिर कार्बोकैटायन अपने साथ न्यूक्लियोफाइल जोड़ेगा, या फिर दूसरे स्टेप में जिस समय एक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होता है उसी समय दूसरा न्यूक्लियोफाइल निकल रहा है, राइट। और आपका इंटरमीडिएट बनेगा और प्रोडक्ट बनेगा। पहले एक न्यूक्लियोफाइल निकलता है, कार्बोकैटायन बनता है, फिर दूसरा न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है। दूसरे पाथ क्या हुआ
कि जिस समय एक न्यूक्लियोफाइल लीव कर रहा है उसी समय दूसरा न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है, दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलते हैं। तो पहला आइडिया मिल गया, दोनों का रास्ता क्लियर है। दो मैकेनिज्म समझाऊंगा। पहले मैकेनिज्म में क्या होगा, जिस समय एक न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा उसी समय दूसरा न्यूक्लियोफाइल बाहर निकलेगा, राइट। दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, राइट। जबकि पहले वाले केस में क्या हो रहा है कि पहले एक न्यूक्लियोफाइल निकलता है, कार्बोकैटायन बनता है, और फिर दूसरा न्यूक्लियोफाइल आकर ऐड होता है। यानी पहली रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही है, जबकि दूसरी रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रही है। न्यूक्लियोफाइल का उसी समय जुड़ना और क्लियर हो गया, दूसरे न्यूक्लियोफाइल का उसी समय बाहर निकलना एक साथ हो रहा है। जबकि पहले में पहले एक न्यूक्लियोफाइल, राइट, और फिर दूसरा न्यूक्लियोफाइल। ये बिल्कुल कहानी ऐसा है कि मान लीजिए ये हमारे पास बच्चों एक पाइप है और इस पाइप के अंदर एक ब्लॉक फिट है। अब इस ब्लॉक को निकालने के 2 रास्ते किए गए। पहला रास्ता ये किया गया कि इसके अंदर जो चीज़ है उसको बाहर निकाल दो, ओके, वो चीज़ बाहर निकाल दी गई। और फिर क्या किया गया भाई, उसमें दूसरी चीज़ अंदर डाल दी गई। क्लियर हो गया, यानी ये बाहर निकाला और ये अंदर डाला। पहले ये बाहर निकाला फिर ये अंदर डाला। दूसरे केस में क्या किया गया कि इधर से छोटे पाइप को पुश किया गया, तो जैसे जैसे ये अंदर आता गया, ये आपका ग्रीन वाला है, ये बाहर निकलता गया। तो 2 अलग अलग पाथ हो गए ना। इन दोनों पाथ पर अलग अलग बात करेंगे। दूसरा चीज इस कहानी में ये समझिए कि पहली रिएक्शन में जो सबस्ट्रेट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वही कार्बोकैटायन बना रहा है। यानी आप एक बात ध्यान से देखिए कि पहली रिएक्शन को ध्यान से देखो तो दूसरे स्टेप में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पॉजिटिव है और नेगेटिव है, जब भी आमने सामने आएंगे जुड़ जाएंगे। सेकंड स्टेप में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको पता है कि सर पॉजिटिव नेगेटिव जब भी आमने सामने आएंगे तो जुड़ जाएंगे। यानी ये इस रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप है। जबकि पहले वाला स्टेप एक स्लो स्टेप है, राइट, इसकी तुलना में, राइट, कि कार्बोकैटायन कौन सा बनेगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सबको पता है जो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा वो जल्दी बनेगा, जो कार्बोकैटायन कम स्टेबल होगा वो देर से बनेगा। मैंने आप लोगों को स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इसी चैप्टर के 0 लेक्चर में समझाया था, राइट। यानी अगर मान लीजिए टर्सरी कार्बोकैटायन बनता, आप सबको पता वो ज्यादा स्टेबल होता है तो थोड़ा फास्ट बनता, और प्राइमरी कार्बोकैटायन अगर बनना है तो वो थोड़ा स्लो बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस रिएक्शन के 2 स्टेप, एक स्टेप में कार्बोकैटायन बनेगा, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। जो कार्बोकैटायन बनने वाला स्टेप है वो स्लो स्टेप है, राइट, और जो दूसरा स्टेप है न्यूक्लियोफाइल कार्बोकैटायन के साथ जुड़े वो फास्ट स्टेप है। और रिएक्शन की स्पीड हमेशा स्लो स्टेप पर डिपेंड करती है। ये आप लोग केमिकल काइनेटिक्स में बहुत अच्छे से समझ के आए हो। रिएक्शन की स्पीड हमेशा स्लो स्टेप के ऊपर ही डिपेंड करती है। ये चीज समझ लीजिए। इसको आप इस भाषा में भी समझ सकते हो कि मान लीजिए आपके किसी एक कंपनी के अंदर डेली 1000 रिफिल तैयार होते हैं और 500 पेन कवर तैयार होते हैं। सो आपको पता है कि रिफिल बनाने वाला स्टेप फास्ट है, कवर बनाने वाला स्टेप स्लो है, लेकिन मार्केट में केवल 500 पेन ही डिलीवर हो पाएंगे, क्योंकि रिएक्शन की स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है। जब तक कवर तैयार नहीं होंगे तब तक रिफिल का क्या काम है, उसको डिलीवर नहीं किया जाएगा। एक पेन बनाने वाला फैक्ट्री था, 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा था, कवर और रिफिल, राइट। जितना स्लोवेस्ट स्टेप जल्दी पूरा होगा उतना ही रिएक्शन फास्ट होगा। अगर मान लो 800 पेन डेली बन रहे हैं तो भी रिएक्शन की स्पीड, तो फिर आपको ये 800 ही डिलीवर होगा, राइट। 1000 स्टेप यानी मान लो 1500 कवर डेली बन रहे हैं, तो अब ये वाला 1500 वाला जो स्टेप है ये फास्ट हो गया और दूसरे वाला स्टेप क्या हो गया, स्लो स्टेप हो गया। अब बाजार में 1500 पेन कवर बन रहे हैं, 1000 रिफिल बन रहे हैं, इसका मतलब बाजार में अब क्या जाने लग जाएगा भाई, 1000 पेन जाने लग जाएंगे। इसका मतलब अब स्लो स्टेप इस पर डिपेंड कर रहा है। तो रिएक्शन की स्पीड हमेशा किस पर डिपेंड करती है बच्चों, स्लोवेस्ट स्टेप के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप इन दोनों रिएक्शन को ध्यान से देखो तो आप ये पाओगे कि पहला जो रिएक्शन है
उसमें पूरा का पूरा खेल इस स्टेप पे डिपेंड कर रहा है जो स्लो स्टेप है, राइट, कि उसमें कार्बोकैटायन कितना जल्दी बनेगा, इस पे डिपेंड कर रहा है। जबकि दूसरे स्टेप में दूसरा जो मैकेनिज्म मैंने बताया उसमें दोनों स्टेप का बराबर रोल है। ये अपना सरफेस प्रोवाइड कराएगा और ये अटैक करेगा, दोनों का रोल है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले मैकेनिज्म में रिएक्शन की स्पीड केवल और केवल, ध्यान दीजिए, पहले रिएक्शन केवल और केवल CH3Cl पर डिपेंड करेगी कि ये कितना जल्दी कार्बोकैटायन बना रहा है। जबकि दूसरे मैकेनिज्म में रिएक्शन की स्पीड CH3Cl पर भी डिपेंड करेगी और A नेगेटिव पर भी डिपेंड करेगी कि ये अपने कार्बन को कितना इजीली फ्री रख रहा है और ये कितना आसानी से अटैक कर रहा है। तो ये आपके लिए एक रफ आइडिया था। अब हम आप लोगों को कहानी समझाते हैं और टॉपिक में शुरू करता हूं। अब तक तुम्हें सिर्फ जो भी बताया गया वो आप लोगों को मैकेनिज्म का आइडिया देने के लिए बताया गया कि भाई आखिर मैकेनिज्म को किस नज़रिए से देखना है, राइट। अब हमारा टॉपिक है बेटा मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां से अब आपको समझना है, अब तक कोई चीज़ जो थी वो आपके इंफॉर्मेशन के लिए थी, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ से शुरू हो रहा है, तो यहीं से आप लोग कहानी को शुरू करोगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जब तक हमारे दिमाग में वो सब चीज़ें क्लियर नहीं होती तब तक हमें डाउट्स ही रहते। मान लीजिए कोई भी एक रिएक्शन है, दैट इज CH3Cl प्लस OH नेगेटिव, कोई भी एक रिएक्शन ले लिया और CH3OH प्लस Cl नेगेटिव, राइट। अब ये रिएक्शन जो है ये दो डिफरेंट पाथ को फॉलो कर सकती है। इसके मैकेनिज्म को समझाने के लिए दो अलग अलग पाथ का सहारा लिया जाएगा और वो दो अलग अलग पाथ क्या है समझिए ध्यान से। पहला पाथ ये कहता है भाई, पहला मैकेनिज्म कि CH3Cl जो सबस्ट्रेट है ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो आपका कार्बोकैटायन बनाएगा CH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और ये जो कार्बोकैटायन बनने वाला स्टेप है ये स्लो स्टेप है, राइट, जो रेट को डिटरमाइन करता है। और जैसे ही कार्बोकैटायन बनेगा दूसरा न्यूक्लियोफाइल उसके साथ जुड़ के प्रोडक्ट बना देगा CH3OH। दिस इज द मैकेनिज्म नंबर 1, राइट। तो आप ध्यान से देखिएगा भाई कैसे हुआ। पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बना और दूसरे स्टेप में आपका प्रोडक्ट बन गया। बट द स्लोवेस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइंग स्टेप, राइट। हम सबको पता है कि रिएक्शन की रेट जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, रेट डिपेंड्स अपॉन स्लोवेस्ट स्टेप। स्लोवेस्ट स्टेप यानी स्लोवेस्ट स्टेप का मतलब इस चीज पे डिपेंड करती है कि कार्बोकैटायन कितना जल्दी बनेगा, और कार्बोकैटायन कितना जल्दी बनेगा ये एल्काइल हैलाइड पर डिपेंड करता है कि अगर एल्काइल हैलाइड टर्सरी है तो वो टर्सरी कार्बोकैटायन बनाएगा जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, और एल्काइल हैलाइड अगर प्राइमरी है तो प्राइमरी कार्बोकैटायन बनाएगा जो सबसे कम स्टेबल है। याद करो आप लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो रेट जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, स्लोवेस्ट स्टेप। अब स्लोवेस्ट स्टेप का जो रिएक्टेंट है रेट इज इक्वल टू, वो केवल एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा CH3Cl के ऊपर, केवल इसी पे रेट लो लिख दिया है मैंने, रेट इज इक्वल टू KCH3Cl, इसी पे तय होगा। ये अगर टर्सरी होगा तो फास्ट, CH3Cl की जगह टर्सरी कार्बोकैटायन एल्काइल हैलाइड होता तो फर्स्ट, और प्राइमरी एल्काइल हैलाइड मान लो होगा तो सबसे स्लो होगा, और बात करेंगे दोबारा से। दूसरी तरफ मैकेनिज्म ये भी हो सकता है CHH और ये क्लोरीन है, राइट, और यहाँ पर आपके पास OH नेगेटिव है। ओके, चलिए इस पर क्लोरीन पर स्लाइटली नेगेटिव, कार्बन पर स्लाइटली पॉजिटिव, तो OH नेगेटिव इस पर अटैक करेगा। जैसे अटैक करेगा अब आपको पता दोनों का बराबर रोल है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लगभग टूट जाएगा, कार्बन OH बॉन्ड लगभग बन जाएगा, इंटरमीडिएट बन गया, और फिर H और OH जुड़ जाएगा और Cl बाहर निकल जाएगा, Cl नेगेटिव के फॉर्म में। इसका मतलब ये हुआ
कि इस रिएक्शन की जो रेट है वो दोनों रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रही है, एल्काइल हैलाइड पर भी डिपेंड कर रही है और OH नेगेटिव पर, क्योंकि दोनों का बराबर रोल है इस इंटरमीडिएट बनने में इसके ऊपर, राइट। तो अगर आप इन दोनों रिएक्शन को ध्यान से देखो तो पहले वाला जो रिएक्शन है, राइट, उस रिएक्शन का ऑर्डर 1 है, रेट ला एक्सप्रेशन में पावर का सम ऑर्डर 1 है, जबकि दूसरी रिएक्शन जो है उसका ऑर्डर 2 है। पावर का जोड़ सम कर लीजिए, ऑर्डर 2 है। तो पहले वाले मैकेनिज्म को हम अपनी केमिस्ट्री में SN1 मैकेनिज्म का नाम देते हैं और दूसरे वाले मैकेनिज्म को केमिस्ट्री में SN2 मैकेनिज्म का नाम देते हैं। SN1 को आप लोग क्या कहोगे? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन, यानी एक ही मोलिक्यूल पर डिपेंड कर रहा है जो कार्बोकैटायन बनाएगा। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन, राइट। So you should mention that substitution nucleophilic unimolecular reaction, and the second one is SN2, substitution nucleophilic bimolecular reaction. The reaction is substitution nucleophilic bimolecular reaction, right। अब मामला आता है कि SN1 रिएक्शन का सारा खेल स्लो स्टेप, और स्लो स्टेप का मतलब कार्बोकैटायन, और जो कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी रिएक्शन फास्ट होगी। तो जैसे ही आपसे कोई पूछे SN1 तो आप लोगों के दिमाग में क्या आ जाना चाहिए? कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन आते ही सबसे फास्ट, सबसे ज़्यादा स्टेबल टर्सरी होता है, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी, ये दिमाग में आ जाना चाहिए। और ये आपको समझा भी देता हूँ कि टर्सरी कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट की वजह से कार्बन का पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्ज हो जाता है, और ये काम प्राइमरी के केस में बहुत कम हो पाता है। वहाँ एक ही प्लस आई इफेक्ट है तो उतना ज़्यादा डिस्पर्ज नहीं हो पा रहा है। तो ये कहानी भी आप लोगों को हल्का फुल्का समझ लेना चाहिए था। पहले भी मैंने आप लोगों के लिए कवर कर दिया था, आज फिर से बता रहा हूँ कि SN1 और SN2 का खेल क्या है, राइट। दूसरी तरफ जो SN2 है उसमें आप सबको देखते ही क्या डिपेंड आना चाहिए कि इस कार्बन पर OH नेगेटिव कितना इजीली अटैक करेगा। अब मामला आता है भाई कि इस कार्बन पर OH नेगेटिव तब अटैक करेगा जब इस कार्बन के साथ जुड़े हुए ग्रुप्स उस OH नेगेटिव को इजाजत देंगे। अगर इस H की बजाय CH3 ग्रुप होता तो आप कहो जी इस कार्बन के इर्द गिर्द भीड़ थोड़ी बढ़ गई। भीड़ को मैं केमिस्ट्री की भाषा में स्टीरिक हिंड्रेंस बोलता हूं। हिंडर हो गया है कार्बन, छुप गया है इस CH3 की वजह से, तो थोड़ा स्लो हो जाएगा, उतना आसानी से अटैक नहीं होगा। और अगर मान लो एक CH3 और होता तो आप कहते भाई अब और ज़्यादा हिंडर हो गया है कार्बन, अब OH नेगेटिव और अटैक नहीं करेगा। और अगर एक और CH3 होता तो अब कार्बन और ज़्यादा हिंडर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो SN2 मैकेनिज्म है उसमें रिएक्शन की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है स्टीरिक हिंड्रेंस के ऊपर, यानी जितना स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगा, राइट। तो आप जैसे ही ध्यान रखोगे तो SN1 में कार्बोकैटायन की बजाय आप लोग और एक प्रॉपर शब्द याद रखो, SN1 का मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, राइट। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन जहां ज़्यादा होगा वहीं ये रिएक्शन फास्ट होगी। जबकि दूसरी तरफ बच्चों SN2 लेस स्टीरिक हिंड्रेंस, जहां पर भीड़ भाड़ कम होगी, स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगा, वहां पर दूसरा न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर पाएगा। और वो स्टीरिक हिंड्रेंस प्राइमरी में सबसे ज़्यादा है, सेकेंडरी और टर्सरी में, राइट। ये मामला है। मैं एक बार मैकेनिज्म को थोड़ा दोबारा भी समझा दूंगा, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन के नज़रिए से देखिए कि अगर किसी रिएक्शन में टर्सरी एल्काइल हैलाइड फर्स्ट रिएक्शन शो कर रहा है सेकेंडरी से और प्राइमरी से, तो उसको समझाने का काम आप SN1 मैकेनिज्म से करोगे। और अगर किसी रिएक्शन में प्राइमरी फर्स्ट शो कर रहा है सेकेंडरी और टर्सरी से,
आप उसके समझाने का काम SN2 मैकेनिज्म से करोगे। और अगर आपसे कहा जाए, ध्यान से सुन लो, कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म दो, तो तुम कोई जादूगर नहीं हो कि तुम्हें पता हो कि टर्सरी में फास्ट है या प्राइमरी में। तो आप लोग कहोगे बाई SN1 ये होगा और बाई SN2 ये होगा। आपको थोड़ी पता है किस में स्लो होगा। और ये कहा जाए कि इसका SN1 मैकेनिज्म दो तो मामला ही क्लियर है। ये कहा जाए इसका SN2 मैकेनिज्म दो तो फिर क्लियर है। ये कहा जाए कि SN1 के अनुसार फास्ट कौन सी होगी तो आप लोगों के दिमाग में क्लियर है। आपसे ये कहा जाए SN2 के अनुसार फास्ट कौन सी होगी तो आपके दिमाग में क्लियर है। यानी कहानी तो रफली मैंने आपको बता दी, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा वो यही बनना है। कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस पे हम बात कर लेंगे, बहुत टिपिकल नहीं है, लेकिन इस पूरी कहानी को अच्छे से समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। राइट, क्या क्या क्वेश्चन बनेगा आप ध्यान रखिएगा कि हमें नहीं पता कौन सी रिएक्शन फास्ट है या स्लो है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि SN1 फास्ट है तो इसका मतलब SN1 टर्सरी फास्ट रिएक्शन शो कर रहा है तो आप लोग मैकेनिज्म SN1 पे जाइए। अगर कहा जाए प्राइमरी फास्ट शो कर रहा है तो आप लोग SN2 मैकेनिज्म का सहारा लीजिए। पॉइंट क्लियर है? चलिए और समझते हैं इस पूरी कहानी को। किसी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझाने के दो मैकेनिज्म। राइट, फिर से पूरा कहानी शुरू कर देता हूं और ये मान लो कि अब तक आपने कुछ भी नहीं सीखा है, अब आप ध्यान से सीखोगे। अब तक आपने मोटा मोटा आइडिया ले लिया, तो जो कहानी पढ़ी उसको दोबारा लिख देता हूँ कि ये कोई भी मान लीजिए CH3Cl है और इसकी रिएक्शन हमने किसी न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव के साथ की और आपका प्रोडक्ट CH3OH प्लस Cl नेगेटिव। राइट, दिस इज ए रिएक्शन। सो this type of reaction may follow two type of mechanism. The mechanism number one, मैकेनिज्म नंबर 1 क्या कहता है समझिए ध्यान से। मैकेनिज्म नंबर 1 कह रहा है कि हो सकता है रिएक्शन यूं हो रही हो, CH3Cl CH3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बना रहा है। द स्टेप इज स्लो स्टेप, द फर्स्ट स्टेप, ओके। एंड देन इन द सेकेंड स्टेप CH3 पॉजिटिव के साथ दूसरा जो न्यूक्लियोफाइल है अटैकिंग रिएजेंट वो जुड़ जाएगा और CH3OH बन जाएगा। सो दिस इज द स्टेप फर्स्ट। तो आप दिमाग में ध्यान रखना, कार्बोकैटायन बनने वाला स्टेप ही स्लोवेस्ट स्टेप होता है। पूरा खेल कार्बोकैटायन पर ही चल रहा है एंड रिएक्शन की रेट जो है वो स्लो स्टेप पे डिपेंड करती है। तो मैंने लिखा रेट डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, स्लो स्टेप के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर रिएक्शन 2 या 2 से ज़्यादा स्टेप्स में हो रही है तो रिएक्शन की रेट हमेशा स्लोवेस्ट स्टेप पर डिपेंड करती है। ऐसा केमिकल काइनेटिक्स में मैंने आपको समझाया। सो द रेट इज इक्वल टू K और स्लोवेस्ट स्टेप का रिएक्टेंट CH3Cl। सो यू नो ऑर्डर इज इक्वल टू 1। क्लियर हो गया? ऑर्डर 1 है तो इस मैकेनिज्म को हम केमिस्ट्री में क्या कह रहे हैं, SN1 कह रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। राइट, और SN1 आते ही हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, ये तो भाई बिल्कुल वैसी ही कहानी है। अगर कोई भीड़ में भी खड़ा होकर चिल्लाए ना, जोर से बोलो, तो जोर से तो बहुत कुछ बोल सकते हो लेकिन सारी भीड़ बोलेगी जय माता दी। तो अगर कोई भीड़ में खड़ा होकर चिल्लाए SN1 तो आप लोग कहो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ये आपको ध्यान होना चाहिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। उसके बाद की नॉलेज आपको होना चाहिए कि टर्सरी होगा सबसे फास्ट, सेकेंडरी होगा उससे कम और प्राइमरी होगा तो सबसे कम, यानी सबसे फास्ट। तो आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि SN1 के अनुसार इनमें से कौन सा फास्ट रिएक्शन शो करेगा तो आप कहोगे टर्सरी करेगा। सबसे स्लो कौन करेगा? प्राइमरी करेगा। दूसरी कहानी, द नेक्स्ट मैकेनिज्म इज CH and this is Cl or it is OH negative and we know it is slightly negative and slightly positive, right, due to the difference in the electronegativity. So what actually happens, this OH negative attacks on this carbon, so this electron pair shift more towards
chlorine and intermediate is formed CHH और कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लगभग टूट गया, कार्बन OH बॉन्ड लगभग बन गया और उसके बाद अनस्टेबल कंडीशन है, प्रोडक्ट बन जाएगा CHH और OH प्लस Cl नेगेटिव। अब रिएक्शन की रेट जो है बच्चों वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, दो रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रही है कि कौन कौन से, CH3Cl के ऊपर भी कर रही है और OH नेगेटिव के ऊपर भी कर रही है। तो इस कहानी को आप लोग किस नज़रिए से देखोगे, SN2 के नज़रिए से, क्योंकि ऑर्डर 2 है। ऑर्डर क्या है इस रिएक्शन का, 2 है भाई, मैं लिख देता हूं ऑर्डर 2। ओके, सो द रिएक्शन हैव ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 होते इस रिएक्शन को हमने नाम दिया SN2। और SN2 का खेल डिपेंड करता है कि OH नेगेटिव कार्बन पर कितना आसानी से अटैक करेगा। मतलब SN2 आते ही तुम्हारे दिमाग में लेस स्टीरिक हिंड्रेंस आना चाहिए, यानी SN2 स्टीरिक हिंड्रेंस पर डिपेंड करता है। अगर स्टीरिक हिंड्रेंस कम है, जिस पर अटैक करना है वहाँ भीड़ भाड़ कम है, तो फिर अटैक आसान होगा। अगर आप लोगों को ये कहा जाए कि रूम नंबर 15 से किसी एक स्टूडेंट को बुला के लाओ, आप लोग 1 मिनट में बुला लोगे। और आप ये कहा जाए कि ग्राउंड के अंदर से किसी एक स्टूडेंट को बुला के लाओ असेंबली में, जहाँ भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, तो फिर उस पर्टिकुलर स्टूडेंट पर आप पॉइंट आउट नहीं कर पाओगे। स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है, रिएक्टिविटी बड़ी स्लो हो जाएगी। सो लेस स्टीरिक हिंड्रेंस, और लेस स्टीरिक हिंड्रेंस का मतलब प्राइमरी में फास्ट, सेकेंडरी और सबसे टर्सरी। इसका मतलब कि अगर कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टर्सरी अल्काइल हैलाइड में फास्ट हो रही है, तो आप समझ लीजिए उसका मैकेनिज्म SN1 है। और अगर कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में फास्ट हो रही है, तो समझ लीजिए उसका मैकेनिज्म SN2 है। आप दोबारा से समझ लो, यही खेल था इस पूरे का। पेपर में आपसे SN1 और SN2 मैकेनिज्म पूछा जा सकता है, दोनों में से जो पूछा जाए उसको आप लोग अलग से एक्सप्लेन कर दोगे। आपको पता चल गया कि SN1 स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। कार्बोकैटायन का मतलब 2 स्टेप, ठीक है। SN2 लेस स्टीरिक हिंड्रेंस, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। स्टीरिक हिंड्रेंस का मतलब जिस समय अटैक करे उसी समय न्यूक्लियोफाइल लीव करेगा, ये आपको है पता हो। और दूसरी कहानी जो मैंने आपको बताई कि अगर ये कहा जाए कि किसी अल्काइल हैलाइड में टर्सरी फास्ट कर रहा है सेकेंडरी, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। अगर कोई कहे कि भाई सेकेंडरी फास्ट कर रहा है टर्सरी से या प्राइमरी से कंपेयर कर लो, बहुत अच्छा रहेगा। ये मान लीजिए मैकेनिज्म आपको कहे प्राइमरी फास्ट कर रहा है टर्सरी से, तो आप समझ लीजिए मैकेनिज्म SN2 है। आपसे क्वेश्चन ये कहा जाए इनमें से कौन सा फास्टर SN1 रिएक्शन शो करता है, तो आप ये कहोगे फास्टर SN1 है, तो आप ये देखिएगा उसमें से किसका कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है। आपसे ये कहा जाए इनमें से कौन सा फास्टर SN2 रिएक्शन शो करता है, तो आप लोग ये देखिएगा कि इनमें से किसमें लेस स्टीरिक हिंड्रेंस है। ये इस तरह से क्वेश्चन आपके कैरी आउट होंगे। तो मेरे ख्याल से SN1 SN2 का मैकेनिज्म क्लियर है। एक ही रिएक्शन को 2 अलग अलग तरीकों से, 2 अलग अलग मैकेनिज्म से समझाया गया, लेकिन भाई ये दोनों रिएक्शन एक नहीं थी। आप समझिए, अगर किसी केस में प्राइमरी जैसा ग्रुप फास्टर रिएक्शन शो कर रहा है, तो वहां पर जो कहानी चल रही है वो पूरा स्टीरिक हिंड्रेंस का कहानी चल रहा है, राइट। और अगर कहीं टर्सरी कर रहा है तो पूरा का पूरा स्टोरी दूसरे मैकेनिज्म से चलेगा। अब चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप लोग अपना NCERT बुक ओपन कर सकते हो और क्वेश्चन है बच्चों 10.7 NCERT इन टेक्स्ट 10.7। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आराम से करते जाएंगे हम लोग। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच एल्काइल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स वुड यू एक्सपेक्ट टू रिएक्ट मोर रैपिडली बाई एन SN2 मैकेनिज्म। ये कह रहा है कि अगर मैकेनिज्म SN2 है तो
किसके फास्ट रिएक्शन होने की संभावना है, क्योंकि हमें थोड़ी पता है उसमें फास्ट होगी भी या नहीं होगी। हो सकता है कि वो किसी और में फास्ट कर रहा हो और मैकेनिज्म कुछ और हो, लेकिन उसने कहा कि अगर मैकेनिज्म SN2 है तो किसमें फास्ट होने की संभावना है। SN2 आते ही आपके दिमाग में लेस स्टीरिक हिंड्रेंस आ गया। पहला क्वेश्चन CH3 CH2 CH2 CH2Br, और दूसरा क्वेश्चन CH3 CH2 CHBr और CH3, किसमें फास्टर SN2 रिएक्शन होगा। हमारा टारगेट ये कार्बन है, क्योंकि इसी कार्बन SN2 का मतलब इस पे अटैक होना है, सबको पता है जिस पे हैलोजन जुड़ा है उसी कार्बन पे अटैक होगा, और यहाँ पर इस पे अटैक होना है। तो बताइए कहाँ पर जल्दी अटैक होगा। इस कार्बन के साथ तो एक ही कार्बन जुड़ा है, इस कार्बन के साथ 2 कार्बन जुड़ा है, तो आप यहाँ कहोगे यहाँ लेस स्टीरिक हिंड्रेंस है, लेस स्टीरिक हिंड्रेंस है, रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। यानी SN2 का मतलब लेस स्टीरिक हिंड्रेंस देखना है, यानी आपका पहले वाला केस है वो फास्टर SN2 रिएक्शन शो करेगा। SN2 को लेकर आइडिया क्लियर है। हम लोग बहुत क्वेश्चन, आपको जिस क्वेश्चन को जिस नज़रिए से पूछा जाए उसी नज़रिए से बात करना है। चलिए CH3 CH2 CHBr CH3 एंड द नेक्स्ट वन इज, सोचते जाइए CH3 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 और Br, किसमें फास्टर SN2 होगी। अब फास्टर SN2 होगी तो आपका यहाँ अटैक इस कार्बन पे होना है, निकले भर के यहाँ इस पे होना है। देखिए SN2 का मतलब लेस स्टीरिक हिंड्रेंस, यहाँ पर लेस स्टीरिक हिंड्रेंस है, 2 ही ग्रुप जुड़े हैं, यहाँ पर स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, राइट। इसका मतलब यहाँ पर SN2 फास्ट होगी। पहले वाले का SN2 क्लियर हो गया। रीजन आपसे कोई पूछे, SN2 पहले केस में फास्ट होगी ड्यू टू लेस स्टीरिक हिंड्रेंस, जिस कार्बन के ऊपर बात हो रहा है आप लोग करते जाइए। सी केस CH3 CH CH3 CH2 CH2 और Br, एंड इन नेक्स्ट केस CH3 CH2 CH CH3 और CH2 और Br। दिस इज योर पार्ट। ओके, मामला आता है भाई SN2 है तो लेस स्टीरिक हिंड्रेंस देखना है इस कार्बन के ऊपर, SN2 है लेस स्टीरिक हिंड्रेंस देखना है इस कार्बन के ऊपर। अब इस कार्बन के साथ तो एक ही कार्बन जुड़ा है, जबकि इस कार्बन के साथ बच्चों, इस कार्बन के साथ भी एक ही कार्बन जुड़ा है, लेकिन यहाँ पर इसके पास भीड़ भाड़ ज़्यादा है, जबकि यहाँ पर दूर भीड़ भाड़ ज़्यादा है। तो कहाँ पर, आप सबको पता है न्यूक्लियोफाइल इस पर आसानी से अटैक करेगा और न्यूक्लियोफाइल इस पर उतना आसानी से अटैक नहीं करेगा इन भीड़ भाड़ की वजह से। क्लियर हो गया। सो इसका मतलब ये हुआ कि इस कार्बन के पास लेस स्टीरिक हिंड्रेंस है, राइट। इसका मतलब फास्टर SN2 रिएक्शन इसी में होगा। लेस स्टीरिक हिंड्रेंस समझ में आया। कई बार क्या होता है कि टीचर यूं बोल देते हैं याद कर लो टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी, ना भाई याद मत करो, ठीक है, थोड़ा सा आप सोच के ही लिखिए। टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी जरूरी नहीं हर बार टर्सरी मिले, बहुत सारी चीजें बदलती रहेंगी, फिर वहां कंफ्यूजन होगा। SN2 आते ही लेस स्टीरिक हिंड्रेंस, उसके बाद अगली लाइन पे याद रख लो आप लोग, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी प्राइमरी में सबसे कम होता है, ठीक है, वो एक अलग मामला था। अब देखो ये लास्ट वाला केस है, इसमें दोनों ही प्राइमरी हैं। जिस कार्बन पर Br जुड़ा है उसमें दोनों में ही उस कार्बन के साथ एक कार्बन जुड़ा है, तो फिर यहां तो जाना ही पड़ेगा आपको। क्लियर हो गया। तो आप लोगों को इस पॉइंट का ध्यान रखना है। सो ये आपके क्वेश्चन क्लियर थे, होपफुली आप लोग कर लोगे। 10.8 क्वेश्चन आपके लिए क्या कहता है, इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ हैलोजन कंपाउंड विच कंपाउंड अंडरगो फास्टर SN1 रिएक्शन। अगर SN1 होगा तो किस में फास्ट होगा। चलिए पहला एग्जांपल, दिस इज क्लोरीन एंड द सेकेंड एग्जांपल इज दिस इज क्लोरीन। ये 2 कंपाउंड है, सबको पता हर कोने पर एक एक क्या है, कार्बन है। अब यहां आपको देखना है कि ये Cl बाहर निकलेगा तो ये वाला कार्बोकैटायन बनेगा, और इसमें अगर Cl बाहर निकलेगा तो ये वाला कार्बोकैटायन बनेगा। ये वाला कार्बोकैटायन टर्सरी कार्बोकैटायन है, क्योंकि SN1 आते ही स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन आ गया था। ये वाला कार्बोकैटायन सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, क्योंकि जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है
उसके साथ दो ही तो कार्बन जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है उसके साथ कार्बन, एक उधर। यहाँ जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान से देखिए, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ 3 कार्बन जुड़ा है। दिस इज द स्टोरी। यहाँ जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ 2 ही कार्बन जुड़ा है, तो टर्सरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी। सबको पता है टर्सरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है, और मोर स्टेबल है इसका मतलब कि फर्स्ट SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन में आप लोग कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे आ गए हो, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हो। 10.8 क्वेश्चन नंबर 1। चलिए 10.8 इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एंड द क्वेश्चन इज this is your first reactant and the second one is this is your reactant. So SN1 है तो आप लोग कार्बोकैटायन बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दिस इज कार्बोकैटायन, राइट। और SN1 है तो इसका भी कार्बोकैटायन बने, Cl निकलते, ये कार्बोकैटायन है। और आप सबको पता है बच्चों कि यहाँ पर जो कार्बोकैटायन बना है वो सेकेंडरी है, क्योंकि उस कार्बन के ऊपर 2 कार्बन जुड़ा है। जहाँ से Cl निकला वहीं कार्बोकैटायन बनेगा, जबकि बाद वाला जो केस है उसमें आपको पता है इस कार्बन के साथ Cl जुड़ा है, तो ये आपको पता प्राइमरी कार्बोकैटायन है। और ज़्यादा स्टेबिलिटी सेकेंडरी कार्बोकैटायन की है, इसका मतलब इसके अंदर फास्टर SN1 रिएक्शन होगा। मतलब एक बात समझ लो, क्वेश्चन तो अभी मैं आपको बहुत सारे और कराऊंगा। SN1 आते ही स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे आ जाओ, और फिर याद हो टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, राइट। और SN2 आते ही लेस स्टीरिक हिंड्रेंस। क्लियर हो गया? लेस स्टीरिक हिंड्रेंस का मतलब है जिसमें स्टीरिक हिंड्रेंस सबसे कम हो, वहां पर रिएक्शन फास्ट होगी। सो दैट इज अनदर क्वेश्चन फॉर यू। ओके, चलिए और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन 10.16 NCERT एक्सरसाइज। NCERT एक्सरसाइज पे पहुंच गए, और एक्सरसाइज का 10.16 अरेंज द कंपाउंड ऑफ ईच सेट इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2। SN2 के ऑर्डर में, ये नहीं कहा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो वो आपकी ये एरो तय कर देगी। ये एरो जिधर होगी वही ज़्यादा शो करेगा। सो SN2 का मतलब आपको लेस स्टीरिक हिंड्रेंस वाला सबसे पहले लिख देना, फिर एरो लगेगा, लेस स्टीरिक हिंड्रेंस, मोर स्टीरिक हिंड्रेंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। सो आप लोग पूरा स्ट्रक्चर बना लेना। दिस इज ब्यूटेन, इट इज 2 ब्रोमो और 2 मिथाइल। मैं थोड़ा समय बचा रहा हूँ, ऐसे नहीं लिखना है आपको कार्बन का वैलेंसी पूरा कर लेना है बेटा। अगला है 1 ब्रोमो पेंटेन। So there are 5 carbon and here 1 bromo pentane, and next one is 2 bromo pentane. This is 2 bromo pentane. So the question is related to SN2 mechanism. So आप लोगों को लेस स्टीरिक हिंड्रेंस देखना है, यहाँ इस कार्बन के ऊपर, यहाँ पर जिस कार्बन पर हैलोजन जुड़ा है उसके ऊपर, यहाँ जिस कार्बन पे हैलोजन जुड़ा है उसके ऊपर। आपको पता है इस कार्बन के साथ 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, टर्सरी है। इस कार्बन के साथ केवल एक ही ग्रुप जुड़ा है, प्राइमरी है। और इस कार्बन के साथ 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, सेकेंडरी है। भीड़ भाड़ सबसे कम कहाँ है? डेफिनेटली प्राइमरी के केस में है। तो इसका मतलब SN2 सबसे फास्ट। आप लोग यूँ लिखोगे C और BR, उससे स्लो, राइट। C, ओके, C, BR और C, और सबसे स्लो C। ये वाला रिएक्शन आप लोग प्रॉपरली लिख दोगे। क्लियर हो गया? सो SN2 का आप लोग क्या देख रहे थे? स्टीरिक हिंड्रेंस देख रहे थे कि स्टीरिक हिंड्रेंस कहाँ पर कम है। आइडिया मिल गया? आप लोगों को बस ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन भी SN2 को लेकर ही है, 10.6 का सेकेंड क्वेश्चन। 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, ब्यूटेन 1 पर ब्रोमो और 3 पर मिथाइल। चलिए अगला क्वेश्चन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, 2 ब्रोमो और 2 मिथाइल ब्यूटेन। अगला 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। 1 2 3 4, 2 ब्रोमो और 3 मिथाइल। दिस इज योर पार्ट। अब मामला है SN2। SN2 का मतलब लेस स्टीरिक हिंड्रेंस। आपका टारगेट कार्बन यहाँ पर ये है,
टारगेट कार्बन ये है, टारगेट कार्बन ये है। इसको मैं नंबर 1 नाम दे देता हूँ, इसको नंबर 2 नाम दे देता हूँ, इसको नंबर 3 नाम दे देता हूँ। SN2 की स्पीड लिखनी है, सबसे लेस स्टीरिक हिंड्रेंस, सबसे फास्ट रिएक्शन। लेस स्टीरिक हिंड्रेंस आप सबको पता है सर, पहले वाले में स्टीरिक हिंड्रेंस सबसे कम है, सबसे फास्ट करेगा। उससे ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस नंबर 3 में है। क्लियर हो गया, क्योंकि उस कार्बन के साथ 2 ही कार्बन जुड़ा है। और सबसे ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस जो है वो नंबर 2 में है। इसका मतलब SN1 SN2 सबसे फास्ट और सबसे स्लो। आप ध्यान से देख लीजिएगा, कोई डाउट हो तो फिर क्लियर कर लीजिएगा कि किस तरह से आप इस क्वेश्चन को कवर कर पाओगे। ओके, चलिए और चलिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10.16 एंड द पार्ट 3rd। अगेन द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू SN2 और SN2 का मतलब लेस स्टीरिक हिंड्रेंस और फास्ट रिएक्शन। ये तुम लोगों के दिमाग में आ गया। 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 2 3 4, दिस इज 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, सो दिस इज प्रोपेन। 1 पर ब्रोमो है और 2 पर डाई मिथाइल है, दैट इज अनदर फैक्टर। एंड द नेक्स्ट वन इज 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, अगेन देर इज ब्यूटेन। 1 पर ब्रोमो है और 2 पर मिथाइल है, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। एंड नेक्स्ट 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए 1 ब्रोमो और 3 मिथाइल ब्यूटेन। दिस इज योर पार्ट। मामला आता है भाई कि किस में फास्टेस्ट SN2 होगा। SN2 होगा, आप अपने कार्बन को हाईलाइट कीजिए। इस कार्बन के पास भीड़ भाड़ को लेकर बात हो रही है, राइट। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। आप देखिए पहले कार्बन पर, पहले वाले केस में कार्बन के पास भीड़ भाड़ सबसे कम है, सबसे फास्ट रिएक्शन नंबर 1 पे होगी, राइट। अब आप नंबर 2, 3, 4 में अगर ध्यान से देखो तो 2 के केस में जिस कार्बन पर हैलोजन जुड़ा उसके साथ एक कार्बन पास भीड़ है, लेकिन 4 के केस में जिस कार्बन पर जुड़ा है उसमें भी थोड़ा दूर जाकर भीड़ भाड़ हुआ है। और आपके 3rd के केस में जिस कार्बन पर जुड़ा है उसके पास केवल 2 कार्बन है। तो आप सबसे मान के चलिए कि नंबर 4 सबसे सेफ है। नंबर 4 वाला कार्बन से काफ़ी दूर भीड़ भाड़ है, उस कार्बन से अगले कार्बन पर भीड़ भाड़ नहीं है, उससे अगले पर भीड़ भाड़ है। तो इसका मतलब 1 के बाद टर्म आता है किसका, 4, स्टीरिक हिंड्रेंस। अब बात आती है 3 और 4 के, 2 और 3 के अंदर। 2 और 3 में जिस कार्बन पर Br जुड़ा है उससे अगले कार्बन पर स्टीरिक हिंड्रेंस है, लेकिन उसके अगले कार्बन पर कितना, 3rd केस में कम है और 2nd में ज़्यादा है। सो दिस इज योर ट्रेंड। रीजन आप लोग खुद तय करिएगा, लेकिन बहुत समझने का मामला था, सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। क्लियर है? सो दिस इज अनदर क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स सी few more questions related to SN1 and SN2 reaction, right। बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। आपका क्वेश्चन 10.9, which compound in each pair would show faster SN2 reaction, CH3Br और CH3I। इस केस में स्टीरिक हिंड्रेंस का काम नहीं करेगा क्योंकि कार्बन तो वही है, सेम है। बस देखना है कि बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा है। जब OH नेगेटिव अटैक करेगा तो I नेगेटिव जल्दी छोड़ेगा या Br नेगेटिव। और आप सबको ये पता है भाई, कार्बन आयोडीन बॉन्ड बड़ा होता है, कार्बन Br और छोटा होता है, कार्बन Cl और छोटा होता है, कार्बन फ्लोरीन, यानी कार्बन आयोडीन बड़ा बॉन्ड है, जल्दी टूटेगा। सो यहाँ पर एक अलग पॉइंट ध्यान रखना था कि CH3I फास्ट रिएक्शन शो करेगा क्योंकि SN2 में आयोडीन नेगेटिव जो है वो बेटर लिविंग ग्रुप है, क्योंकि यहाँ स्टीरिक हिंड्रेंस उस कार्बन पर तय नहीं हो पा रहा था। बेटर लिविंग ग्रुप होने की वजह से, यानी जहाँ I आए ना वहाँ दिमाग में फिट बिठा लेना, वो बेटर लिविंग ग्रुप ही है। सो 10.9 NCERT एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, CH3 होल थ्राइस C। So this is CH3 whole thrice C and Cl and CH3Cl. You know it very well, the concept related to SN2। और SN2 में आप लोगों को स्टीरिक हिंड्रेंस उस कार्बन पर देखना है जिसके पास हैलोजन है। लेस स्टीरिक हिंड्रेंस
नंबर 1 या नंबर 2? नंबर 2 में लेस है तो फास्ट होगी और नंबर 1 में हमें, तो विच शो फर्स्ट SN2 रिएक्शन, सो यू शुड राइट एज द CH3Cl शो फास्ट SN2 रिएक्शन। आपका जवाब क्या होना चाहिए? ऐसे एरो नहीं लगाना, ये नहीं पूछा किसमें स्लो होगी, ये पूछा किसमें फास्ट होगी। तो क्वेश्चन के सेंस के अकॉर्डिंग ही आप लोग चलते जाइए, आप लोगों का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, राइट। ओके, और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप लोग चैप्टर के बीच में चले जाइए बेटा, और चैप्टर के बीच में आपका क्वेश्चन 10.6 एग्जाम्पल सॉल्व्ड है, सोल्व्ड 10.6। जैसे जैसे खोलोगे आपको मिल जाएगा। चैप्टर के बीच में दो ही तरह के क्वेश्चन मिलते हैं, एक सॉल्व्ड मिलता है, एक अनसॉल्व्ड मिलता है। तो सॉल्व्ड 10.6, which in the following pair of halogen compounds which would undergo SN2? The first one is, this is your product CH2Cl and this is your part Cl. So कौन सा फास्टर SN2 करेगा? SN2 का मतलब लेस स्टीरिक हिंड्रेंस, टारगेट कार्बन, यहां पर ये टारगेट कार्बन है। क्लियर है पॉइंट? ओके, और दूसरा केस जो है, क्योंकि SN2 है तो आपको देखना है कि किस कार्बन पर अटैक होगा। जिस कार्बन पर हेलोजन जुड़ा है, तो बच्चों ये वाला मामला ये आ गया, इस कार्बन पर अटैक है। अब आपको पता है भाई, इस कार्बन के साथ तो एक ही कार्बन जुड़ा है, और इस कार्बन के साथ जिस पर हेलोजन जुड़ा है उसके साथ दो कार्बन जुड़े हैं। इसका मतलब लेस स्टीरिक हिंड्रेंस यहाँ है, फास्टर SN2 रिएक्शन इसी में होगा। दिमाग में ध्यान रखिए, बहुत आसान से क्वेश्चन है, लेकिन जल्दबाजी मत कर दीजिएगा भाई, राइट। जल्दबाजी का मामला है नहीं। लाइव क्लास में मैं फिर से इन सब का प्रैक्टिस कराऊंगा, तो जब आप एक बार इन सब क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। चलिए, इसका सेकंड पार्ट, आयोडीन, सेम दिखने वाले ग्रुप, सो आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप, सो फास्टर SN2 रिएक्शन। इसको मैंने अलग से बता ही दिया था आप लोगों को। क्लियर हो गया? द नेक्स्ट वन इज प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन SN1 एंड SN2। कि इसमें आप लोगों को SN1 और SN2 का ऑर्डर दोनों का बताना है, SN1 का भी बताना है और SN2 का भी बताना है। तो भाई पहले SN1 से बात कर लेते हैं, फिर SN2 की बात कर लेते हैं। 4 आइसोमरिक ब्रोमोब्यूटेन, यानी ब्रोमोब्यूटेन के 4 आइसोमर। आप लोग सबसे पहले आइसोमर बनाओगे। 2-3 बार इस क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं कि 3 आइसोमर आप लोगों को बहुत इजीली प्रिपेयर करने हैं। पहला क्लियर है, CH3 CH2 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 Br, राइट। दूसरा आप लोग बनाने वाले हो CH3 CH2 CH Br CH3। क्लियर हो गया पॉइंट? बोलिए, आप लोग इस पॉइंट को बना सकते हो। ओके, द नेक्स्ट वन इज CH3 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 एंड Br, एंड वन मोर इज CH3 CH CH3 CH2 और Br। ये ब्रोमोब्यूटेन के 4 आइसोमर्स बनेंगे। दिमाग में फिट बिठा लीजिए, 3 नहीं बनेंगे, 4 बनेंगे। ये ब्यूटेन के बारे में बात नहीं हो रही, ब्यूटेन के तो 2 ही बनते, ब्रोमोब्यूटेन के 4 बनेंगे आइसोमरिक। अब इन 4 में से बात आती है कि किस में फर्स्ट SN2 होगा। सबसे पहला खेल है, SN1 के बारे में बाद में बात कर लेंगे। आप देखिए, टारगेट कार्बन ये है, टारगेट कार्बन ये है, टारगेट कार्बन ये है, और टारगेट कार्बन ये है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 and number 4. So clearly mentioned that least steric hindrance in case number 1, किसी को कोई डाउट नहीं है, राइट। नंबर 2 और 3 को अगर आप ध्यान से देखो तो आप ये पा रहे हो कि जिस कार्बन पर ब्रोमीन जुड़ा है उसके साथ 2 कार्बन हैं, और चौथे केस में जिस कार्बन पर ब्रोमीन जुड़ा है उसके साथ एक ही कार्बन है। इसका मतलब उससे स्लो 4 में, और उससे स्लो सेकंड में, और सबसे स्लो थर्ड के केस में होगा, राइट। और मामला अगर आ जाता है बच्चों किस में, SN1 को लेकर, तो SN1 का ट्रेंड जर्नली उल्टा होता है। लेकिन आप लोग कार्बोकैटायन बना लिया करो SN1 के लिए।
पहले का कार्बोकैटायन ध्यान से देखो, CH3 CH2 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 पॉजिटिव, ये नंबर 1 का कार्बोकैटायन है। दूसरी तरफ CH3 CH2 CH पॉजिटिव और CH3, ये नंबर 2 का कार्बोकैटायन है। ओके, नेक्स्ट CH3 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 पॉजिटिव, ये नंबर 3 का कार्बोकैटायन है। एंड CH3 CH3 एंड CH2 पॉजिटिव, ये नंबर 4 का कार्बोकैटायन है। 1 2 3 4। अब मामला आता है SN1, राइट। सो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन इज डेफिनेटली द टर्सरी कार्बोकैटायन। सबसे फास्ट रिएक्शन ये करेगा टर्सरी। मामला क्लियर है। अब आ जाता है भाई कि 2 और 4 के अंदर चेक करो। 2 जो है वो सेकेंडरी कार्बोकैटायन है और 4 जो है वो भी प्राइमरी ही है। बस 4 अगर ध्यान से देखो तो उसमें 2 तरफ से ग्रुप आकर स्टेबल करेंगे और यहाँ दोनों तरफ से एक ही साइड से हो रहा है। तो आप सबको पता है सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल होता है किससे? प्राइमरी से। ये सेकेंडरी है, ध्यान रखना, राइट। और ये कौन सा है कार्बोकैटायन? प्राइमरी है। जिस कार्बन पर पॉजिटिव उसके साथ एक ही कार्बन जुड़ा है और ये भी प्राइमरी है। तो फिर क्लियर हो गया कि 3 के बाद आपका नंबर किसका आएगा? 2 का आएगा, राइट, सेकेंडरी का। अब 2 प्राइमरी बच गए। अब प्राइमरी के केस में जो चौथा केस है उसमें 2 CH3 ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पे हैं जो ज़्यादा स्टेबलाइज करेंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसका सीधा सा मतलब है कि ये ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा। सो डेफिनेटली दिस इज द पार्ट 1 फॉर यू एंड द नेक्स्ट पार्ट इज द लीस्ट स्टेबल, नॉट 1 4, एंड द लीस्ट स्टेबल इज द फर्स्ट पार्ट फॉर यू। क्लियर हो गया? सो 3 2 4 और 1। 4 क्या हो? 4 ज़्यादा स्टेबल है भाई, किससे? 1 से। आप देखिए 1 को स्टेबल करने का काम केवल एक ही साइड से ये CH3 ग्रुप करता आ रहा है, ये वाला। और 4 को स्टेबल करने का काम इधर से भी CH3 ग्रुप कर रहा है, इधर से भी CH3, राइट। और यूं भी समझ लो कि CH3 CH3 मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट करने वालों में से है। अगर प्लस आई की ट्रेंड समझना चाहते हो ना तो सबसे स्लो, उससे फास्ट, उससे भी फास्ट, और समझ में आ गया? ये ग्रुप, ये प्लस नहीं लगा रहे, ये ग्रुप, ये ग्रुप होंगे और सबसे फास्ट ये ग्रुप जहां जुड़ा होगा ये सबसे फास्ट शो करेगा। तो SN1 को लेकर आपका आइडिया क्लियर हो। मैं फिर से SN1 के क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं कि मामला था क्या। मामला ये था बच्चों कि आपका ये 4 आइसोमरिक ब्रोमोब्यूटेन थे, CH3 CH2 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 Br, CH3 CH Br। मैं वही लिख लेता हूँ ताकि ट्रेंड ना बदल जाए, फिर आप ये कहोगे सर 1 2 3 चेंज हो गया, राइट। तो उसको मैं वहीं की वहीं लिख देता हूँ CH3, फिर आंसर नहीं बदलेगा हमारा फिलहाल, कम से कम इस केस में, जिसको मैं 1 2 नाम दे रहा हूँ। CH3 CH2 CH Br और CH3, दिस इज 1 और दिस इज 2। इन नेक्स्ट केस CH3 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 और Br, and in next case CH3 CH CH3 CH2 और Br। These are the 4 isomeric bromobutane। ओके, चलिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। Br हटाइए, पॉजिटिव चार्ज, Br हटाइए, पॉजिटिव चार्ज, Br हटाइए, पॉजिटिव चार्ज, Br हटाइए, पॉजिटिव। सबसे स्टेबल टर्सरी। क्लियर है? सबसे ज़्यादा स्टेबल टर्सरी है। तो SN1 सबसे फास्ट टर्सरी में होगा 3 नंबर में। उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा ये प्राइमरी है, राइट। ये जो सेकंड केस है ये सेकेंडरी है और ये लास्ट वाला केस भी प्राइमरी है। तो क्लियर है, 4 के बाद आपका आंसर नंबर 2 पे जाएगा। अब मामला आता है पहले में और चौथे में। आप ये कहोगे कि भाई पहले वाला कार्बोकैटायन कम स्टेबल है और चौथे वाला ज़्यादा स्टेबल है। सो 4 और डेफिनेटली दैट इज 1। सो आपको SN1 को भी बहुत अच्छे से समझ लेना है। SN1 मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। चलिए अगला क्वेश्चन। C6H5, this is benzene। CH2Br। The next one is C6H5, CH Br and C6H5।
ओके, द नेक्स्ट वन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 C6H5 CH Br and CS3, and the next one is C6H5 C, एक Br है, एक CS3 है और एक C6H5 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है यह मामला। ठीक है, यहाँ भी आपका ठीक है, डबल बॉन्ड की बजाय रिंग बना देता हूँ, डबल बॉन्ड की बजाय रिंग बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। दिस इज़ द रिंग फॉर यू, सो दिस इज़ द रिंग फॉर यू। मामला सबसे पहले SN1, ठीक है, टारगेट देख लीजिए, आपके लिए SN1 पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई। चलो पहले SN2 कर लेते हैं, उसके ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो गए हैं। SN2 आपका टारगेट कार्बन ये है, टारगेट कार्बन ये है, टारगेट कार्बन ये है, इस कार्बन पर अटैक होना है। 1 2 3 और 4 लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। आप ध्यान से देखिएगा, नंबर 1 कार्बन पे है, क्योंकि जिस कार्बन पर भी आ जुड़ा है उसके साथ 2 छोटे ग्रुप जुड़े हैं, H और एक बेंजीन। लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस नंबर 1 पर। उसके बाद नंबर 3 पर है, क्योंकि दूसरे केस में 2 बेंजीन जुड़ा है, 2 बड़े ग्रुप हैं और एक H, इसमें एक बेंजीन है, एक CH3 है, राइट। सो नंबर 3, ओके, उससे स्लो जिस कार्बन पर भी आ जुड़ा उसके साथ 2 बेंजीन जुड़ा है, एक H जुड़ा है, स्टीरिक हिंड्रेंस का केस। और सबसे ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस नंबर 4 पर है। क्यों है नंबर 4? क्योंकि जिस कार्बन पर भी आ जुड़ा उसके साथ 2 तो बेंजीन रिंग हिंडर कर रहे हैं उसको, और एक CH3 ग्रुप हिंडर कर रहा है। तो SN2 क्लियर है। मामला बच्चों SN1 का आता है, राइट। SN1 देखिए, पहले वाले का कार्बोकैटायन क्या होगा, ध्यान से समझिए। CH2 पॉजिटिव, दिस इज द कार्बोकैटायन ऑफ नंबर 1। द नेक्स्ट वन इज Br, हटाइए, जहाँ से Br हट रहा है वहीं बच्चों कार्बोकैटायन आ रहा है, CH पॉजिटिव एंड अनदर, दिस इज बेंजीन रिंग। ओके, दिस इज बेंजीन रिंग। नेक्स्ट वाले का कार्बोकैटायन नंबर 3 का, ओके, CH पॉजिटिव एंड CH3। और नेक्स्ट वाले का कार्बोकैटायन नंबर 4 का, ये मामला हो गया C पॉजिटिव बच्चों। इधर CH3 है और इधर आपका क्या है, बेंजीन है। ये मामला है, ये है आपका मामला। अब बात आती है स्टेबिलिटी की, बात करो किसके लिए, SN1 के लिए। ये तो हमने लिख दिया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ओके, स्टेबिलिटी देखिए, इसको रेजोनेंस स्टेबल कर रहा है, इसको 2 तरफ से रेजोनेंस स्टेबल कर रहे हैं, इसको एक तरफ से रेजोनेंस स्टेबल कर रहा है, एक तरफ से +I स्टेबल कर रहा है, इसको रेजोनेंस भी कर रहा है। और दूसरे वाले चौथे का स्ट्रक्चर बिल्कुल गलत बना दिया हमने, ऐसा तो नहीं था वो, ध्यान से देखो क्या था। C पॉजिटिव के ऊपर एक तो बेंजीन रिंग, राइट, और एक आपका CH3, दिस इज योर पार्ट। ओके, तो चलिए, तो नेक्स्ट वाले में कार्बन पॉजिटिव, ये रेजोनेंस और ये रेजोनेंस और ये, तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन तो नंबर 4 है भाई, उसको 2 रेजोनेंस और एक +I इफेक्ट, राइट। उससे स्लो, उससे ज़्यादा लेस स्टेबल कार्बोकैटायन डेफिनेटली नंबर 2 है, क्योंकि 2 जगह रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल हो रहा है। उसके बाद नंबर 3 है, राइट, एक जगह रेजोनेंस और एक जगह +I। और सबसे कम नंबर लेस स्टेबल कार्बोकैटायन नंबर 1 है। तो सबसे फास्ट 4, 2, 3 और 1। इसका मतलब यहाँ आपने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन चेक किया है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। कुछ और क्वेश्चन SN1 और SN2 से बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं कि एलाइल हैलाइड्स आर हाईली रिएक्टिव, एलाइल हैलाइड्स आर हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। सीधा सा मतलब है भाई, अगर एलाइल हैलाइड SN1 रिएक्शन के लिए ज़्यादा रिएक्टिव हैं तो इसका मतलब है इनका कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। आपसे पूछा जाए, जस्टिफाई कीजिए,
एलाइल हैलाइड SN, तो पहले कोई एलाइल हैलाइड बना लो, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पर हैलोजन, उसके बाद उसका कार्बोकैटायन बनाइए, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 पॉजिटिव। और आप सबको पता है भाई ये कार्बोकैटायन स्टेबल हो जाएगा किससे? रेजोनेंस से स्टेबल हो जाएगा। सो रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन है। सो आप लोग लिख सकते हो कि एलाइल हैलाइड बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स कौन सी रिएक्शन? SN1 रिएक्शन, क्योंकि उसका कार्बोकैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज है। क्लियर हो गया नहीं हो गया? रेजोनेंस स्टेबलाइज है। दूसरा क्वेश्चन ये भी बहुत पूछा जाता है कि बेंजाइल हैलाइड्स आर हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। बेंजाइल हैलाइड जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव हैं, हाईली रिएक्टिव हैं टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। ओके, सो SN1 का मतलब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। सो पहले आप लोग बेंजाइल हैलाइड बनाइए। यस, लेट अस सपोज दिस इज ए कॉमन बेंजाइल हैलाइड बेंजीन CH2Cl, और अब उसका कार्बोकैटायन बनाइए और उसके कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखिए, CH2 पॉजिटिव, एंड यू नो इट वेरी वेल, इट इज इजीली स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। सो आप लोग कहोगे रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन है, रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन है। क्लियर हो गया? दूसरी तरफ ये पूछता है कि एराइल हैलाइड एंड विनाइल हैलाइड रिएक्शन शो नहीं करते, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते, SN1 नहीं करते। अब देखो एराइल हैलाइड ये है, और ये मैंने बताया भी था भाई कि इसका कार्बोकैटायन स्टेबलाइज नहीं हो पा रहा है। आप इस डबल बॉन्ड को शिफ्ट करो, यहाँ पॉजिटिव तो वहीं की वहीं रहेगा, ऊपर वाले में देखिए शिफ्ट होते पॉजिटिव चार्ज खत्म हो रहा था, स्टेबलाइज हो रहा था, राइट। विनाइल हैलाइड डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर हैलोजन जोड़ा है, हटा दीजिए डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर ये पॉजिटिव है, रेजोनेंस नहीं हो पा रहा है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो एराइल हैलाइड और विनाइल हैलाइड का केस क्लियर होना चाहिए आप लोगों को, लेकिन ये कम पूछा जाता है, ऊपर वाला बड़ा पूछा जाता है। तो ध्यान रखें कि एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड शो हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन बिकॉज देयर कार्बोकैटायन फॉर्म्ड गेट स्टेबलाइज्ड थ्रू रेजोनेंस। उनका कार्बोकैटायन किसके द्वारा स्टेबलाइज हो रहा है बच्चों? रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज हो रहा है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। और वन मोर क्वेश्चन जिसके बारे में मैं थोड़ा बात कर लेता हूं, फिर से एक्सरसाइज पे पहुंच रहा हूं, NCERT एक्सरसाइज। NCERT के क्वेश्चन कर लो भाई, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बाहर जाने की जरूरत नहीं है। फिर एक क्वेश्चन है कि C6H5 10.17 C6H5 ओके CH2Cl C6H5 CH2Cl and C6H5 CHCl and C6H5 okay, which is more easily hydrolyzed by aqueous KOH। कौन सा एक्वस KOH के साथ इजीली हाइड्रोलाइड होगा, यानी कौन से Cl की जगह OH बहुत जल्दी आएगा। अब तुम कोई जादूगर तो हो नहीं जो ये बता पाओ कि कौन सा जल्दी आएगा। आपको जो लेबोरेटरी में चलिए, पेपर वाला पूछे तो उसको भी बोल देना लेबोरेटरी में चलिए भाई, डाल के देख लेंगे, क्या पता किस में जल्दी आएगा। क्योंकि अभी हम पिछले 1 घंटे से यही बकवास तो कर रहे हैं कि किसी में कहीं जल्दी आता है, किसी में कहीं जल्दी आता है, कहाँ कार्बोकैटायन देख रहे हैं, कहीं स्टेबिलिटी। तो आप लोगों का आंसर ये होगा कि अगर मैकेनिज्म SN2 फॉलो हो रहा है, राइट, आप ध्यान दीजिएगा आपका जवाब क्या होना चाहिए। ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। SN2 फॉलो हो रहा है तो नंबर 1 फास्ट शो करेगा, नंबर 2 स्लो करेगा। आपने लेस स्टीरिक हिंड्रेंस को फेवर किया। क्लियर हो गया? आपका ये कार्बन टारगेट कार्बन था, ये कार्बन टारगेट कार्बन था, ओके, स्टीरिक हिंड्रेंस। और अगर मामला अकॉर्डिंग टू SN1 है तो फिर आपका जवाब 2 फास्ट करेगा 1 से, क्योंकि 2 का कार्बोकैटायन बहुत ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। ये है भाई CH पॉजिटिव और बेंजीन रिंग। तो इस कार्बोकैटायन को तो स्टेबल 2 जगह रेजोनेंस से हो पा रहा है भाई। क्लियर हो गया? और जबकि 1 का कार्बोकैटायन बेंजाइल कार्बोकैटायन केवल 1 जगह रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है। सो आपका जवाब क्लियर है कि अगर SN2 होगा तो फिर पहले वाला फास्ट शो करेगा, राइट। और अगर
SN1 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है तो फिर दूसरे वाला फास्ट शो करेगा। हम नहीं बता सकते हैं कि कौन फास्ट करेगा कौन स्लो। चलते रहिए, लाइव क्लास में फिर से इन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके।